हाँ जी, अब बताइए अपने डाउट्स। CSV ना करके और फाइल्स कर दिया। फ्लैट फाइल सेलेक्ट करके, ठीक है। नहीं, आप ऊपर फ्लैट फाइल सेलेक्ट करोगे, सोर्स आपका अगर फ्लैट फाइल है तो वो एक्सपेक्ट करता है ना कि सीएसवी या फिर टेक्स्ट फाइल आ रही है। आप फ्लैट फाइल में एक्सेल फाइल थोड़ा डाल सकते हो। जो सीएसवी फाइल होती है उसी को फ्लैट फाइल कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की अगर आपको फाइल डालनी है तो उन्होंने एक्सेल का अलग से ऑप्शन दिया हुआ है तभी तो। क्योंकि पॉइंट इज ना कि अब जैसे एक एक्सेल की फाइल है तो मेरे को एक्सेल तो चाहिए ना खोलने के लिए, नोटपैड में थोड़ा ना खोल दूंगा उसे। समझो मेरी बात। तो जिस प्रोग्राम की वो फाइल है उसी प्रोग्राम में वो खुलेगी, इसलिए यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शन होते हैं। ओके। यहाँ पे जैसे मैंने इंपोर्ट करने के लिए ऑर्डर ये वाला इसमें कोई नहीं इंपोर्ट कैसे। एक मिनट वो बताता हूँ। हाँ, हाँ, तो इसके अंदर आपको ऑर्डर्स के इंपोर्ट करना था ना। तो जो आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड यूज कर रहे थे यहाँ पे, इसी के अंदर आपको सबसे पहले तो एक्सेल हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, हम एक्सेल इंपोर्ट कर रहे हैं। राइट, ठीक है। नेक्स्ट किया, सोर्स में हमारा एसक्यूएल सर्वर आएगा, विच इज दिस वन, ये सेकंड वाला है ना। प्रॉपर्टीज में मैं फिलअप कर दूंगा प्रॉपर्टीज इसकी। जैसे पहले वो 19 वाला दिया था हमने, 19 वाले में हुआ नहीं था ना। हाँ, तो ऐसे हमें कैसे पता चलेगा हर एक फाइल नहीं, हर एक फाइल के लिए नहीं है। हमारा जो एसक्यूएल सर्वर हम यूज कर रहे हैं वो ही ओनली नॉर्मल वाला यूज कर रहे हैं। अगर हम किसी और एसक्यूएल सर्वर पे जाते हैं या फिर कुछ और पे जाते हैं तो 90 वाले पे वो ट्राई करेंगे। इट डजंट डिपेंड ऑन पर फाइल, इट डिपेंड्स ऑन योर सर्वर। नहीं, दो ही है ना, या तो उसमें होगा या फिर इसमें होगा। नहीं नहीं, ऑप्शंस बहुत सारे हैं बट वो अलग अलग डेस्टिनेशंस हैं। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ यहाँ पे तो देखो, लोग डायरेक्ट डालना कहाँ पे है उसके बारे में बात हो रही है। हमारे पास डॉट नेट फ्रेमवर्क का कोई प्रोजेक्ट है तो उसके 3 ऑप्शन है, 3 अलग अलग वेरिएंट। ठीक है। और मेरे पास फ्लैट फाइल डेस्टिनेशन है, मतलब मेरे को इस फाइल को सीएसवी में स्टोर करना है तो उसका ऑप्शन है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का ऑप्शन है। ठीक है, ये अलग अलग डेस्टिनेशन है। एसक्यूएल के लिए आपके पास ऑप्शन ही ये दो है, 3 एक्चुअली, ये वाला भी है एक। ठीक है, तो ये 3 ही है आपके पास ऑप्शन। ठीक है, प्रोवाइडर है और ये ड्राइवर है। प्रोवाइडर इज बेसिकली जब आप किसी सर्वर के ऊपर डेटा स्टोर करना चाहते हो, सो दैट इज द थिंग। ठीक है, बट आपके पास जब ड्राइवर है तो आप इसी दोनों में से ही किसी में जाओगे। अगर एसक्यूएल के ऊपर वर्क कर रहे हो, आप एसक्यूएल के ऊपर वर्क नहीं कर रहे तब आप बाकी चीजों पे जाते हो। ठीक है, हमें ऑलरेडी ये डालना है। ठीक है, इसके अंदर मेरे को नाम डालना पड़ेगा। तो आई विल गो टू प्रॉपर्टीज से, ये नाम है, कॉपी कर लेंगे। कुछ पूछना है आपको? पूछो पूछो। हाँ, कोई इशू नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, ये वाला आपका डेटाबेस है एसक्यूएल 12 PM वाला, इसको सिलेक्ट किया, ओके किया, नेक्स्ट किया। थोड़ा सा अच्छे से देख लो। ठीक है, अब क्या होता है? हाँ हाँ, करवा दूंगा करवा दूंगा। हाँ, मैं देख रहा हूँ। हाँ, ये बेसिकली पूछ रहा है कि जैसे अब मैंने एक्सेल फाइल दी है इसे, तो क्या ना मल्टीपल शीट्स हैं। तो मल्टीपल शीट जब होती हैं तो वो कह रहा है कि उसको हैंडल कैसे करना है। ठीक है, कि तुम्हें सिर्फ क्वेरी लिखवानी है या फिर डेटा कॉपी करना है। हमें डेटा कॉपी करना है। अगर इस पे करते तो क्वेरी लिख के आ जाती जो हाँ, सिर्फ जो रन करनी होती है हमें। ठीक है, अब ये देखो पूछ रहा है कि कौन कौन सा डेटा आपको एक्चुअली चाहिए। तो मेरे को फिलहाल सिर्फ ना ऑर्डर्स वाला चाहिए क्योंकि हमने ऑर्डर्स का ही टेबल बना रखा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने सिर्फ इसको टिक किया। अब यहाँ पे ऑर्डर्स ये आ रहा है डॉलर साइन लगा के, तो मतलब ये तो मेरे टेबल का नाम नहीं है। अगर मैं एसएसएमएस में देखूं, मेरे टेबल का नाम तो कैपिटल में ऑर्डर्स है। तो व्हाट आई विल डू इज, इसमें मैं डबल क्लिक करूंगा, इस एरो पे जाऊंगा और यहाँ से ना अपना जो टेबल है ये रहा, ये सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, हाँ, ये होता है। तो एडिट मैपिंग में जाके मैं वेरीफाई कर लूंगा। देखो यहाँ पे इधर बहुत सारे आ रहे हैं ना, क्यों आ रहे हैं? कि जो ये नाम है और जो मेरे उसमें नाम है वो अलग अलग है। तो आई विल सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा जिसके अंदर मेरे को जो सा डालना है, जो मेरे उसके टेबल के नाम है ना। ऑर्डर डेट में ऑर्डर डेट डाल दिया, शिप डेट में शिप डेट डाल दिया, शिप मोड में शिप मोड डाल दिया।
ठीक है, कस्टमर आईडी में सिमिलरली कस्टमर आईडी डाल दी, कस्टमर नेम में कस्टमर नेम डाल दिया। हम ऐसे नहीं कर सकते कि हमने कोई टेबल बना रखी है, कोई नेम दे रखा है, ठीक है, एसक्यूएल में फिर डायरेक्ट हाँ और उसमें से कॉलम्स नहीं डिफाइन कर रखे, फिर डायरेक्ट आप बिना कॉलम्स डिफाइन करे टेबल बना नहीं सकते। एसक्यूएल के अंदर कॉलम डिफाइन करने ही पड़ते हैं, बेशक आप एक डिफाइन करो, रिमेंबर, ठीक है ना, कॉलम को डिफाइन करने ही पड़ेंगे। और बिना कॉलम्स के आप सिर्फ एक टेबल बना रहे हो तो उसका पॉइंट ही क्या है, फिर तो आप डायरेक्टली इंपोर्ट करके मैप तो वो तो आप फिर टेबल ही मत बनाओ ना, टेबल डायरेक्टली एसक्यूएल को बनाने दो, जैसे उसने नीचे एक नया टेबल बना के इसमें डाल दिया ना, ऐसे करने दो उसे, पॉइंट। सब टेबल बनाने का पॉइंट ही क्या है इसमें, स्टेट में स्टेट डाल दी, पोस्टल कोड में पोस्टल कोड डाल दिया, ये प्रोडक्ट आईडी में प्रोडक्ट आईडी डाल दी, देन सब कैटेगरी में सब कैटेगरी डाल दी एंड प्रोडक्ट नेम में प्रोडक्ट नेम डाल दिया। ठीक है, ओके किया, हमारी मैपिंग हो गई यहाँ पे। विल डू नेक्स्ट। ठीक है, हमारे पास कुछ कन्वर्जन के इश्यूज आ रहे हैं, कोई इशू नहीं, हम फेल से इसे इग्नोर कर देंगे ताकि अगर कोई इशू आए भी तो रुके ना, हो जाए हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, रन इमीडिएटली करेंगे एंड फिनिश कर देंगे। और अगर वो रन इमीडिएटली की जगह दूसरा करते तो वो सारे स्टेप हो जाते हैं, ऐसा बताया था। नहीं सारे स्टेप नहीं, वो बेसिकली क्या करता है, एक SSIS पैकेज में उसे स्टोर कर देता। SSIS पैकेज का क्या मतलब होता है कि जो हमने ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट विजार्ड में एक एक चीज डिफाइन करी है वो सारी डिफाइंड होके स्टोर हो जाती, ताकि हम बार बार उसी को रन कर सके, बार बार हमें पूरा डिफाइन मैपिंग वगैरह सब कुछ बार बार ना करना पड़े। हाँ बेसिकली आप इसको कह सकते हो कि जितने भी मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट विजार्ड में स्टेप्स किए वो सारे स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे सक्सेस आया, क्लोज कर दूंगा, तो कर दे, उसको काम ही नहीं है। अब इसको नहीं देखूंगा, जो मैंने पहले वाला अपना बनाया हुआ है ना उसको देखूंगा। तो ऑर्डर नाम है उसका, ऑर्डर्स वाला नाम है इसका। ठीक है, तो रन करेंगे, ऑर्डर्स ये आपने यूज नहीं कर रखा है क्या? आ गया ना, ठीक है, हमारा सारा वैल्यूज आ गई। ठीक है, इस तरीके से होता है। हाँ कोई लिमिट नहीं होती, और जितने मर्जी डेटाबेस बनाओ, जितने मर्जी टेबल्स बनाओ उनके अंदर। दो टेबल्स को ज्वाइन करते हो, नहीं वो जॉइंस का ना हमें सीखने के लिए हम ऑनलाइन गए थे, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो, सारा ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, आप कर यहाँ पे भी सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे ना हमारे पास बहुत सारे टेबल्स में बहुत सारा डेटा है नहीं, पॉइंट कि हमें ज्वाइन करने के लिए एटलीस्ट दो टेबल चाहिए जिनके अंदर डेटा हो, हमारे पास दो टेबल है नहीं जिनके अंदर सिमिलर काइंड ऑफ डेटा हो, तो इसलिए हम यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर पाए, इसलिए हम सिर्फ उसे सीखने के लिए ऑनलाइन गए थे। अगर आपके पास एसक्यूएल डेटाबेस में जो आपका एसक्यूएल सर्वर है उसके अंदर मल्टीपल टेबल्स हैं जिसके अंदर अच्छा खासा डेटा है, तो आप यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो सीखने के लिए ऑनलाइन गए थे हम, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन ही होगा। क्लियर? ओके, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारे पास स्टोर प्रोसीजर्स एंड ट्रिगर्स, है ना, लेट मी वेरीफाई दैट डेट है जहां तक है। हाँ, आज का टॉपिक है हमारे पास स्टोर प्रोसीजर्स एंड ट्रिगर्स। ठीक है, सो जो ट्रिगर है थोड़ा सा सिंपलर है और जो स्टोर प्रोसीजर्स है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो हम पहले ट्रिगर्स की बात करेंगे, फिर हम स्टोर प्रोसीजर्स की बात करेंगे। ठीक है, गिव मी अ सेकंड। हाँ, और इसके बाद हमारा मतलब काफी कमी चीजें बची हैं, तो हमारा एसक्यूएल खत्म भी होने वाला है, फिर हम पावर बीआई पे आ जाएंगे। ओके, हाँ, तो ट्रिगर्स की बात करते हैं। ट्रिगर्स का बेसिक मतलब क्या होता है? ट्रिगर्स का बेसिक मतलब होता है कि मैं कुछ भी एक एक्शन परफॉर्म करूंगा एंड उसके लिए ना मैंने एक रिएक्शन ऑलरेडी कोड कर रखा है। मतलब कि मान लो मेरे पास कोई टेबल वगैरह है, उसके अंदर ना मैं डेटा डाल रहा हूँ। अब उसके अंदर डेटा डाल रहा हूँ तो मैंने ना एक एक्शन ऑलरेडी परफॉर्म कर रखा है कि जब भी डेटा डलेगा, डलने का छोड़ो, या फिर मैं डेटा अपडेट कर रहा हूँ। ये वाला एग्जांपल लेते हैं, एक टेबल है उसका मैं डेटा अपडेट कर रहा हूँ, एम्प्लॉयज का टेबल मान रहा हूँ, उसके अंदर सैलरी अपडेट कर रहा हूँ। ये एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय के अंदर मैं सैलरी अपडेट कर रहा हूँ, तो दिस इज माई एक्शन जो मैं मैन्युअली कर रहा हूँ, है ना, अपडेट कमांड से करूंगा, सिंपल है। अब इसके लिए मैंने ऑलरेडी रिएक्शन परफॉर्म कर रखा है, रिएक्शन कोड कर रखा है, रिएक्शन पहले से डाल रखा है। मतलब मैंने क्या किया कि जब भी मैंने एसक्यूएल को अपने सर्वर को बताया
कि जब भी इस वाले टेबल पे डेटा अपडेट होगा ना, तो जो सैलरी की वैल्यू है वो पुरानी वाली और नई वाली एक दूसरे टेबल के अंदर स्टोर करके रख दो। नहीं समझ आया? देखो, जब मैं नॉर्मल, पहले नॉर्मल की बात करेंगे, जब नॉर्मली कैसे होता है, ठीक है, फिर बात करेंगे एक्चुअली में कैसे होता है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, दिस इज माय एम्प्लॉयज का टेबल, लेट्स से, है ना, लेट्स से यहाँ पे आईडी है, यहाँ पे नेम है, और यहाँ पे सैलरी है। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी 1 थी, नेम कुछ भी था, सैलरी लेट्स से 50। ठीक है, नॉर्मली अपडेट करूंगा, क्या होगा, यहाँ पे 50 की जगह पे लेट्स से 60 आ गया। नॉर्मली अपडेट करूंगा, ऐसे ही होता है ना। अगर मैं इसको बहुत इन डेप्थ समझाऊं आपको कि एक्चुअली चेंज हो कैसे रहा है, तो क्या होता है, इससे पहले 50 है, तो पहले इस वाली रो को डिलीट किया जाएगा, और फिर एक नई रो 1 ये और 60 वाली, इस वाली रो को यहाँ पे इंसर्ट किया जाएगा। जब मैं अपडेट कमांड रन करता हूं तो एक्चुअली ये चीज होती है। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, लेट्स से मेरे को ना मैंने अपने इस टेबल का एक्सेस काफी सारे लोगों को दे रखा है, और मेरे को एक रिकॉर्ड चाहिए कि भाई किस टाइम पे सैलरी पुरानी क्या थी और नई क्या अपडेट हो गई है। जब भी कोई अपडेट करे, मैं एक रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मेरे को क्या चाहिए, मैं ना एक टेबल ऐसा बनाना चाहता हूँ, इसके अंदर 4 मैं कॉलम डालूंगा। ठीक है, इसका नाम रखते हैं जैसे ऑडिट या लॉग, कुछ भी रख लो, तब नहीं। ठीक है, मैंने एक नया टेबल बनाया, इसके अंदर यहाँ पे मैंने आईडी का कॉलम बना दिया, यहाँ पे मैंने ओल्ड सैलरी का कॉलम बनाया, यहाँ पे मैंने न्यू सैलरी का कॉलम बनाया, एंड लास्ट में मैंने डेट का कॉलम बनाया कि मतलब किस टाइम पे वो अपडेट हो। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे ये वैल्यू अपडेट हो रही है ना, यहाँ पे एक एंट्री बन जानी चाहिए इस तरीके से कि 50 पुरानी थी, 60 नई कर दी, और लेट्स से जो भी डेट है वो आ गई। ये चाहता हूं मैं। ठीक है, तो ये काम मैन्युअली हो रहा है, ये काम ऑटोमेटिकली हो रहा है, लेकिन ये काम हो कब रहा है, जब ये हो रहा है। तो मैं जब अपडेट कर रहा हूं तो दिस इज एन एक्शन। ठीक है, और इसी एक्शन पे ये रिएक्शन करेगा एसक्यूएल सर्वर, सो दिस इज एन रिएक्शन। नहीं, वो नाम रखा है, कुछ भी नाम रख लो, मैंने ऑडिट नाम रखा है, लॉग नाम रख लो, ऑडिट नाम रख लो, कुछ भी रख लो, डजंट मैटर। सेम टाइम में नहीं, मैं रिकॉर्ड सिर्फ सैलरी कर रहा हूँ ना। अब मान लो आपने सैलरी अपडेट नहीं किया, नाम अपडेट किया, सेम टाइम में 2 चीज अपडेट कर दी, तो मान लो सैलरी के साथ आपने कुछ भी और भी अपडेट कर दिया, तो यहाँ पे तो सिर्फ 50 से 60 ही आएगा। और मान लो आपने, आवाज आई ना कहीं से, बाहर से आ रही है, चलो कोई मीटिंग बोल रहा है। हाँ, तो सैलरी के साथ आपने कुछ और भी अपडेट किया, तो यहाँ पे सिर्फ सैलरी रिकॉर्ड होगी। ठीक है, और मान लो आपने कुछ और अपडेट किया और सैलरी अपडेट ही नहीं करी, तो यहाँ पे 50 और 50 ही रिकॉर्ड होगा, सिर्फ सैलरी रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, मतलब मैं चाहूँ तो इसे जितना मर्जी बड़ा कर सकता हूँ, बट फिर आप अभी क्वेरी देखोगे, ऑलरेडी इस चीज को बनाने के लिए हमारे पास काफी बड़ी क्वेरी है। आप एक बार कंसेप्ट समझ जाओगे, फिर आप जितना मर्जी बड़ा करना उसे, आप एक एक वैल्यू के लिए भी लगा सकते हो कि आईडी के लिए, नेम के लिए, सैलरी के लिए अलग टेबल बना लो, या एक ही टेबल में सारे कॉलम डाल लो, इट्स टोटली योर चॉइस। नहीं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल लेके बताया, जरूरी नहीं है कि सैलरी के ऊपर ही अप्लाई हो। ये वाला कॉलम सैलरी के लिए है, ये वाला टेबल जो कि कनेक्टेड है इस टेबल से, इसके अंदर सैलरी है ना ऑलरेडी, तभी तो मैं इसको कनेक्ट करूंगा उससे। और सैलरी हो गया नहीं तो मैं कनेक्ट क्यों करूंगा, है ना। किसी भी चीज के लिए पॉसिबल है, एग्जाम्पल मैं ये वाला ले रहा हूँ समझाने के लिए आपको, पॉसिबल किसी भी चीज के लिए। क्लियर है? अब इसके अंदर ना एक कंसेप्ट और आता है आपका, वो हम कोड करते हुए समझेंगे, चलो ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यूज करता हूँ अपना डेटाबेस, तो यूज एक बार ऑनलाइन पूछ लेंगी, अगर स्क्रीन वगैरह से दिख रही है ना। सर इट्स विजिबल। मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। ओके, समवन से समथिंग नाउ। यस सर इट्स विजिबल। हाँ, ओके ओके ओके, चलो ठीक है। तो अब आई विल यूज माय डेटाबेस, सो मेरे पास एसक्यूएल 12 के नाम से है हमारा डेटाबेस। ठीक है, मैं ऑल्ट एक्स करता हूँ, एंड इसके अंदर टेबल्स कौन कौन से अवेलेबल हैं पहले तो वो देखते हैं। टेबल है, ओके, सिर्फ चॉकलेट का ही टेबल मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसी के ऊपर लगाऊंगा।
एंड चॉकलेट के अंदर अब सैलरी वगैरह तो है नहीं, तो चॉकलेट के अंदर ना लेट्स से मैं सेल्स की वैल्यू के ऊपर एक ट्रिगर लगा देता हूँ, ठीक है। तो मेरा गोल क्या है कि जब भी कोई सेल्स की वैल्यू अपडेट करेगा तो उसकी एक ऐसी एंट्री बन जाएगी, ठीक है। ये गोल है कि ये मेरा एक्शन हुआ सेल्स की वैल्यू अपडेट होना, एंड मैं उसका रिएक्शन क्या होगा कि उस एक जो दूसरा टेबल है ऑडिट के नाम से या लॉग के नाम से, उसके अंदर पुरानी और नई वैल्यू आ जाए। जो टेबल है रिएक्शन वाली, उसमें वो नेम और कुछ भी दे सकते हैं। हाँ, लॉग दे दो, ऑडिट दे दो, कुछ भी नाम दो, डजंट मैटर। बेसिकली हम नॉर्मल जैसे एक टेबल क्रिएट करते हैं वैसे ही करने वाले हैं। तो अब ये रिएक्शन कोड करने से पहले मेरे को एक टेबल चाहिएगा ना जिसके अंदर मैं डाटा डालू एक्चुअली, तो मैं पहले एक टेबल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। सो आई विल डू क्रिएट टेबल एंड मैं इसका नाम ऑडिट लॉग रख रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसका नाम रखा है, ठीक है। एंड इसके अंदर जो कॉलम्स रहेंगे मैं उन्हें डिफाइन कर लेता हूँ। सबसे पहले लेट्स से मेरे पास उसमें ऑर्डर आईडी है ना, सेल, हाँ इसमें ऑर्डर आईडी है, सो आई विल ऐड फर्स्ट कॉलम एज ऑर्डर आईडी, ठीक है। एंड दिस विल बी माय एंड varchar, ठीक है। एंड लिमिट दे देते हैं 20 की, लेट्स से, क्योंकि ऑर्डर आईडी ज्यादा बड़ी है नहीं हमारे पास, ठीक है। देन बनाऊंगा मैं ऑल्ड वैल्यू, दिस विल बी माय सेल्स पे अगर मैं लगा रहा हूँ तो सेल्स की जो वैल्यूज है वो मेरे पास फ्लोट में है, सो ओल्ड वैल्यू की भी डेटा टाइप फ्लोट रहना चाहिए, है ना। लॉजिकली समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ, तो फ्लोट रखा मैंने इसका भी। अब एक बनाता हूँ न्यू वैल्यू के लिए कि भाई अपडेट होने के बाद वैल्यू हुई क्या, इसका डेटा भी फ्लोट ही रखूंगा, आ जाएगी वो, एक मिनट, ठीक है। न्यू वैल्यू का डेटा भी फ्लोट ही रखा। अब मैं डालूंगा एक लास्ट अपडेटेड ऑन, कि मतलब किस दिन अपडेट हुआ, ठीक है। तो इसका डेटा टाइप मैं डेट रखूंगा, डेट फॉर्मेट में इसमें स्टोर करूंगा। एंड इस पे मैं डिफॉल्ट लगा देता हूँ कि मतलब मैन्युअली मेरे को बार बार मैन्युअली डालेंगे, छोड़ो बाद में बताऊंगा कैसे होता है वो चीज। सिंपल सी एक टेबल की मैंने कमाल, ज्यादा मुश्किल नहीं, 4 कॉलम बनाए, छोटा सा टेबल बनाया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसको रन कर लेंगे एंड व्हेन आई डू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑडिट लॉग, तो मेरे पास ये टेबल आ गया बेसिकली, 4 मेरे कॉलम से इसमें, मतलब टेबल आ गया। अभी तक मैंने सिर्फ टेबल बनाया है, इस पे जो रिएक्शन मेरे को कोड करना था, ट्रिगर बोलते हैं बेसिकली, रिएक्शन ही बोलेंगे, एक जो ट्रिगर मेरे को अप्लाई करना था वो नहीं अप्लाई किया है। अब जब मैं ट्रिगर अप्लाई करूंगा तो इस वाले टेबल पे नहीं होगा, क्योंकि एक्शन कहां से आ रहा है मेरा, चॉकलेट वाले टेबल से आएगा, तो जो मेरा ट्रिगर है वो भी चॉकलेट वाले टेबल पे ही लगेगा, ठीक है। तो अब देखो ट्रिगर लगाएंगे कैसे हम एक्चुअली, बैटरी डेड हो रही है क्या, हाँ एक मिनट रुको, आप इतना करो, मैं एक बार इसमें हम ये भी देखते हैं कैसे होगा कि हाँ ये आगे जाके क्या है, जैसे लास्ट लास्ट में 100 का हो गया था इशू, हमने 100 के भी पहले भी 5 करना। तो पॉइंट इस पे आप उसको देख लो पहले कि जैसे मतलब किस तरीके का कॉलम बना रहे हो, उसके बाद आपको लिमिट लाइक कमांड में लिमिट नहीं होगी, और देयर इज नो कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप अपनी लिमिट को एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर पाओ, बट एक डाल के देखो आ रहा है चेंज कर लो, दिस इज द ओनली वे, ठीक है। तो यूजुअली जैसे नेम्स वगैरह है उसके लिए 100 के आसपास की लिमिट डाल दी जाती है कि भाई एक्स्ट्रा बच जाएगा तो वो तो रिलीज हो जाएगा, स्पेस में कोई दिक्कत है नहीं, एनवर्कर काफी सही है उसके लिए, है ना। बाकी अगर कम पड़ा तो फिर अपडेट करनी पड़ती है, और आप जनरली देखोगे तो नेम के लिए 100 की लिमिट मोर देन इनफ रहती है ना। कभी कभी इशू आ जाता है ये वाला, तो हमें अपडेट करना पड़ता है। ओके, तो अब एक ट्रिगर कोड करते हैं, ठीक है। सो एक ट्रिगर क्रिएट कर रहा हूँ, कुछ भी क्रिएट करता हूँ, क्या कमांड होता है उसके लिए, क्रिएट, राइट, क्रिएट, क्या क्रिएट कर रहा हूँ, ट्रिगर, ठीक है। फिर आएगा मेरा ट्रिगर का नाम, ठीक है। तो ट्रिगर का नाम रख देता हूँ, ऑडिटिंग नाम रख दिया मैंने, कुछ भी नाम रख लो, डजंट मैटर, ठीक है। अब मैंने अगेन बताया कि आप सेम लाइन में लिख सकते हो, बट फॉर द पर्पस ऑफ रीडेबिलिटी मैं अगले लाइन में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को बताना होता है मैं किस टेबल के ऊपर ट्रिगर क्रिएट कर रहा हूँ,
राइट ऑन, फिर टेबल का नाम कि किस टेबल के ऊपर मेरे को ये लगाना है। चोको के नाम से मेरे पास टेबल है यहाँ पे, और ये रहा, है ना, चोको लिख दिया इसलिए। ठीक है, अब मेरे को बताना है एक्शन क्या है, इस टेबल पे कौन सा एक्शन होगा कि ये ट्रिगर बेसिकली एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो उसके लिए कैसे लिखता हूं मैं, आफ्टर अपडेट, कि अपडेट होने के बाद जब भी चोको में कुछ वैल्यू अपडेट होगी तब ये ट्रिगर क्रिएट हो जाएगा, मतलब ट्रिगर रन हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को बताना है कि जो ट्रिगर मेरा देखो आफ्टर अपडेट के बाद रन तो हो गया, बट रन करेगा क्या है रन होते हुए, है ना, रिएक्शन क्या है। मैंने यहाँ पे एक्शन डिफाइन किया, अब मेरे को रिएक्शन डिफाइन करना है। रिएक्शन में कैसे डिफाइन करूंगा, राइट एज, एंड देन रिएक्शन के स्टार्ट एंड एंड डिफाइन करने के लिए आई विल राइट तो बिगिन एंड एंड। ठीक है, और बिगिन के और एंड के बीच में मैं अपना रिएक्शन की क्वेरी लिखता हूँ। ठीक है, ये सारी हाँ ये चीज याद रखनी पड़ती है इसका कोई दूसरा मेथड नहीं है, प्रैक्टिस से। हाँ, और अभी तो ये एसक्यूएल है तो इसमें तो फिर भी बहुत सारी चीजें कम है, जैसे आप थोड़ा पावर भी है, पावर भी अभी चलो सिंपल ही है। पाइथन की तरफ जाओगे तो उसमें तो बहुत ही सारी चीजें हैं याद रखने के लिए वीडियोस देखी थी ना, उसमें इतने पास करते हैं, बहुत सारी वो प्रैक्टिस लगेगी। ठीक है, मेरे को बिगिन एंड एंड मैंने डिफाइन किया, इसके बीच में मैं अपना ट्रिगर की क्वेरी लिखूंगा। अब मेरे को ट्रिगर में करना क्या है कि डेटा उस ऑडिट वाले टेबल में जो हमने यहाँ पे टेबल बनाया है ऊपर, इसके अंदर डेटा जाएगा, और डेटा डालने के लिए भी कौन कौन सी कमांड यूज करते हैं हम, टेबल में डेटा डालने के लिए कौन सी कमांड यूज करते हैं, भूल गए। अब मेरे को टेबल के अंदर डेटा डालना है, तो क्या था, इंसर्ट, याद आ गया किसी ने ऑनलाइन आंसर दिया है। हाँ, ठीक है, सो आई विल डू इंसर्ट इनटू, अब मेरे को डेटा डालना किसके अंदर है, ये मेरा ऑडिट लॉग वाला टेबल है, राइट। सो हाँ ऑडिट लॉग, ठीक है, इस टेबल के अंदर डेटा डालना है, राइट। अब सीधा मैं लिख दूंगा इसके बाद वैल्यू। ठीक है, अब इंसर्ट तो हो रहा है, अब मेरे को इसको डेटा, डेटा मेरे को थोड़ा ना पता है कि पुरानी क्या वैल्यू थी, और मतलब किस और रेट भी चेंज होगा, कहाँ पे चेंज होगा, क्या चेंज होगा, मेरे को पता नहीं है। तो मेरे को इसके लिए लिखनी पड़ेगी एक सब क्वेरी। ठीक है, तो मैं लिखूंगा एक सब क्वेरी। तो सेलेक्ट, मेरा पहला कॉलम क्या था ऑडिट लॉग के अंदर, ऑर्डर आईडी, पहले ऑर्डर आईडी का कॉलम था, मैं लिखूंगा ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी। ठीक है, उसके बाद ओल्ड वैल्यू थी, वैल्यू किसकी होनी थी, ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू में किस चीज की वैल्यू जानी है, सेल्स की, तो मैं लिखूंगा सेल्स, सेल्स नाम है, सेल नाम है, सेल्स नाम है, ठीक है, सेल्स लिखा मैंने। क्या अभी आ रहा है, डोंट वरी, फिक्स करेंगे सब कुछ। ठीक है, इसके बाद था न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू में कौन सी वैल्यू जानी थी, सेल्स की, मैं दोबारा सेल्स लिखता हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या था, अपडेटेड ऑन, उसमें क्या वैल्यू जाएगी, जब भी अपडेट हुआ उस दिन क्या डेट वगैरह थी, वो डेट फेच करने के लिए मैं कौन सा फंक्शन यूज करता हूँ गेट डेट, तो मैं यहाँ पे सिंपली गेट डेट लिख दूंगा। समझ आया अब तक मैंने क्या लिखा है। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज मैं फेच कहां से करूंगा, ये होता है मैं सिलेक्ट कर रहा हूं तो मेरे को फ्रॉम लिखना पड़ेगा अब। ठीक है, तो मैं फ्रॉम लिखता हूँ। अब आएगा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। ठीक है, तो जब भी मैं एक वैल्यू अपडेट कर रहा हूँ तो मैंने बताया कि जो रो है वो डिलीट होती है और एक नई रो इंसर्ट होती है। ये ना डायरेक्टली नहीं होता, हमारा टेबल है मेन, उसके बाद डायरेक्टली नहीं होता, हमारे पास ना दो सूडो टेबल्स होते हैं, सूडो टेबल्स। ठीक है, सूडो टेबल का क्या कंसेप्ट है कि जब एक कमांड रन हो रही है, उस कमांड को रन करने के लिए, किसी कमांड को सपोर्ट करने के लिए जो टेबल बनते हैं और वो कमांड रन होने के बाद वो टेबल डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, उन्हें कहते हैं हम सूडो टेबल्स। ठीक है, जब भी मैं अपडेट की कमांड रन करता हूँ तो दो सूडो टेबल क्रिएट होते हैं, एक का नाम होता है डिलीटेड और एक का नाम होता है इंसर्टेड। ठीक है, ये दो मेरे पास सूडो टेबल्स क्रिएट किए जाते हैं अपडेशन के टाइम पे, जब भी मैं अपडेट की कमांड रन करता हूँ। ठीक है,
तो होता क्या है, जो पुरानी वाली कमांड डिलीट होनी है ना, वो डायरेक्टली डिलीट नहीं होती, वो आ जाती है मेरे डिलीट वाले टेबल के अंदर, ठीक है। और जो मेरी नई रो है जो इंसर्ट होनी है वो डायरेक्टली इंसर्ट नहीं होती, मतलब इसमें तो डायरेक्टली इंसर्ट होती है। ये जो नई रो है वो कहीं पे होनी चाहिए, कहीं पे पहले स्टोर करूंगा तभी तो इंसर्ट करूंगा उसे मैं, क्योंकि पूरी रो तो पता नहीं रहा। क्वेरी जब अपडेट क्वेरी दे रहा हूँ तो मैं सिर्फ सेट और सिर्फ सेल की नई वैल्यू दे देता हूँ, पूरी रो तो दे नहीं रहा। तो ये वाली स्टोर होती है मेरी इंसर्टेड के अंदर, ठीक है। तो इंसर्टेड में से डेटा जाता है, पहले सबसे पहले जो ऑलरेडी डेटा होता है उसे डिलीटेड में शिफ्ट किया जाता है, फिर इंसर्टेड के अंदर हमारी जो नई रो होती है वो बफर में रखी हुई होती है, वो फिर उसकी जगह पे इंसर्ट कर दी जाती है। तो ये दो मेरे पास होते हैं सूडो टेबल्स कहता हूँ मैं, क्योंकि ये अपडेट का कमांड परफॉर्म करने के लिए ही सिर्फ क्रिएट किए जाते हैं। जब अपडेट का कमांड हमारा रन हो जाता है उसके बाद ये दोनों टेबल डिलीट कर दिए जाते हैं। फिर हमें तो डायरेक्ट फिगर में शो होता है, हमें सिर्फ ये शो होता है जो यहाँ पे अपडेट हो गई भाई वैल्यू, ठीक है। और मतलब जब हम ट्रिगर क्रिएट कर लेंगे तो हमें यहाँ पे भी एंट्री दिखने लगेगी, ठीक है। बट क्योंकि मैं ट्रिगर क्रिएट कर रहा हूँ उसके अंदर मेरे को कमांड लिखनी है, तो कमांड के टाइम पे मेरे को इन दोनों को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं ना फ्रॉम में वही करता हूँ, फ्रॉम डिलीटेड, ठीक है। अब समझ आया डिलीटेड क्यों लिखा है यहाँ पे मैंने, ठीक है। इसको मैं करूंगा इनर जॉइन लगा दूं, इनर जॉइन क्यों लगा रहा हूं, इनर जॉइन करता क्या है, राइट की टेबल yeah. डिलीटेड की डिलीट मैं पूरा लिखता हूँ फिर बताना मेरे को, ठीक है। इसके बाद मैंने यूज किया इंसर्टेड, ठीक है। और मैंने बताया ऑन ऑर्डर आईडी बेसिस पे होगा, तो ऑर्डर आईडी इक्वल्स ऑर्डर आईडी, ठीक है। अब एक चीज करता हूँ, पहले इसको समझने से पहले एक चीज और करता हूँ, इसका ना वेरिएबल दे देता हूँ, वेरिएबल के नेम डिफाइन कर सकते हैं हम, रिमेंबर, या करवाया मैंने वेरिएबल वाला कंसेप्ट आपको। गाइस आप लोगों को मैंने वेरिएबल वाला कंसेप्ट बता दिया है या फिर बताना है, आकाश, विशाखा, कार्तिक, किसी को याद है? सर एक बार बता दो वेरिएबल कॉन्सेप्ट यहाँ पे। कोई इशू नहीं, ठीक है। तो मैंने जॉइन का कंसेप्ट बताया था, तो मेरे को जो एक कॉमन कॉलम डिफाइन करना पड़ता है, उसके लिए मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे मैं डिलीटेड डॉट ऑर्डर आईडी करता और यहाँ पे इंसर्टेड डॉट ऑर्डर आईडी करता, कि भाई जो डिलीटेड वाला ऑर्डर आईडी है वो जहाँ पे सिमिलर है इंसर्टेड वाले ऑर्डर आईडी से, है ना। अब मान लो मेरे पास ना नाम बहुत बड़े बड़े हैं, क्योंकि एक्चुअल जब मैं रियल लाइफ में वर्क कर रहा हूँ तो टेबल के नाम बहुत बड़े बड़े होते हैं। सो अभी तो छोटे छोटे मैं लिख भी सकता हूँ, बट उस टाइम पे हम क्या कंसेप्ट यूज करते हैं, एक वेरिएबल का कंसेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। सो जो डिलीटेड लिखा ना यहाँ पे मैंने, इसी के आगे मैं डी लिख देता हूँ, तो डी विल बी द वेरिएबल फॉर डिलीटेड। तो अब इस पूरी क्वेरी के अंदर सिर्फ ये नहीं कि बाद में आगे भी डी रिप्रेजेंट करेगा डिलीटेड को, और इंसर्टेड के आगे लेट से मैंने आई लिख दिया, तो आई रिप्रेजेंट करेगा इंसर्टेड को। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, डी डॉट ऑर्डर आईडी इक्वल्स आई डॉट ऑर्डर आईडी, समझ आया। यही सेम चीज मैं यहाँ पे भी यूज कर सकता हूँ आगे, बट पहले उससे पहले एक बार ये इंसर्ट इनर जॉइन की बात कर लेते हैं, ठीक है। सो डिलीटेड एंड इंसर्टेड के अंदर जब रो डिलीट हो रही है तो डिलीट में जा रही है, इंसर्ट होने से पहले इंसर्टेड में है, तो देयर विल बी अ मूवमेंट जब एक रो दोनों में प्रेजेंट होगी, एक में पुरानी वैल्यू के साथ एक में नई वैल्यू के साथ। तो मैंने उस पर इनर जॉइन लगाया ऑर्डर आईडी के बेसिस पे, यही किया मैंने, इनर जॉइन लगाया ऑर्डर आईडी के बेसिस पे, ऑर्डर आईडी के बेसिस पे इनर जॉइन लगाया। तो इनर जॉइन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो सिर्फ कॉमन वैल्यू निकालता है, तो वो ऐसी मेरे को रो निकाल के देगा जो डिलीटेड में भी ऑर्डर आईडी सेम है और इंसर्टेड में भी ऑर्डर आईडी सेम है। जब ऑर्डर आईडी सेम है तभी तो हमारी जो वैल्यू है वो अपडेट हुई है, उसी में हमारी पुरानी और नई वैल्यू होगी। इस वजह से मैंने यहाँ पे इनर जॉइन लगाया कॉमन वैल्यू निकालने के लिए ऑर्डर आईडी की, ठीक है। अब जो यहाँ पे मैं ऊपर डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ, इसमें ऑर्डर आईडी को मैं क्या करूंगा, डिलीटेड में से ऑर्डर आईडी ले ली मैंने, लेट्स से ऑर्डर आईडी में डिलीटेड वाली ले ली, ठीक है। सेल की ये थी ओल्ड वैल्यू, ओल्ड वैल्यू किस टेबल में होगी, डिलीटेड में, बिल्कुल सही, मैं डी डॉट लिख दिया। ये क्या थी, इंसर्टेड आएगा क्योंकि न्यू वैल्यू है,
यहाँ पे आई डॉट आ गया, और ये तो मैं फंक्शन यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे फर्क ही नहीं पड़ता, तो फंक्शन है ना, तो इसका तो फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो ऑन द स्पॉट डेट फेच करके देगा मेरे को। ठीक है, फ्रॉम भी नीचे लिख देता हूँ एक बार। ठीक है, इश्यू कहाँ पे आ रहा है, सिलेक्ट को इश्यू क्यों आ रहा है, इश्यू किया था मैंने, वैल्यूज क्या, आई थिंक मैंने कहीं पे इश्यू किया है, खोल के देखता हूँ, ऐसे ब्रैकेट होता नहीं है यहाँ पे, एक बार से ब्रैकेट डाल के देख लेते हैं, नहीं एक बार रन करके देखते हैं, कुछ एरर होगा तो हमें वैसे ही पता लग जाएगा, है ना। ठीक है, इसको मैं एक बार ये आउटपुट वाला जो मेरा पैनल है तो कर देता हूँ छोटा। ठीक है, ये मेरा एक ट्रिगर का कमांड हो गया। ठीक है, तो रन कर लेते हैं, ऑल टेक्स्ट किया, हाँ कुछ एरर है, इसी क्या एरर है, ट्रिगर सेंटेंस नियर द कीवर्ड सेलेक्ट, सेलेक्ट के पास ही इशू है, फ्रॉम रिलेटेड डी जॉइन इंसर्टेड आई ऑन डी, तो ठीक है बिल्कुल, इंसर्ट इनटू ऑडिट लॉग, यहाँ पे मेरे को शायद से वो देना पड़ेगा क्या, उसके वैल्यूज, ऑर्डर आईडी कॉमा, इसको वैल्यूज को भी नीचे ले आता है, काम करता हूँ, ऑर्डर आईडी, देन मैं बसता ओल्ड वैल्यू, देन न्यू वैल्यू एंड अपडेटेड ऑन, ये थी मेरे पास वैल्यूज ना, मैंने टेबल बनाई थी। ऑर्डर आईडी ओल्ड वैल्यू अपडेटेड ऑन, एन कैपिटल है, ओ वी यू एन ओ एन कैपिटल है, ये वाला एन भी कैपिटल है। यू भी कर लेते हैं, आई थिंक तो यही कमांड होनी चाहिए। देखते हैं, अब वैल्यू के पास इंफिनिट सिंटेक्स है, सिलेक्ट के बाद यहाँ पे ब्रैकेट छोड़ना आता है, अच्छा ठीक है, कमांड इंसर्ट करते हुए वैल्यू नहीं डालता हूँ, क्योंकि पॉइंट इज जो वैल्यू मेरा कीवर्ड है वो इसलिए होता है क्योंकि जब मैं वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ, बट यहाँ पे तो मैं एक लिस्ट ऑफ वैल्यू निकाल रहा हूँ ना, तो वैल्यू नहीं आता यहाँ पे, ये चीज मैंने मिस्टेक करी थी। ठीक है, ऑर्डर आईडी क्या, ऑर्डर आईडी मैंने क्या नाम दिया इसे, आओ यहाँ पे स्पेलिंग ओ आर डी है, मैं एक क्वेरी में ठीक कर देता हूँ, वहां पे जाके ठीक कर देता हूँ इस चीज को। ठीक है, ये मैं स्पेलिंग गलती नहीं छोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे इसको एक बार करते हैं रिफ्रेश, डेटाबेसेस क्यूएल 12 टेबल्स, ये रहा मेरा ऑडिट लॉग का टेबल, तो जो कॉलम्स हैं इसमें इसका नाम मेरे को रीनेम करना है। वैसे मैं एसपी रीनेम वाला जो कंसेप्ट बताया था मैंने, उससे भी कर सकता हूँ इस चीज को, बट इस तरीके से भी कर सकते हैं, बेसिकली सेम थिंग हो गया रीनेम। ठीक है, अब आई डोंट थिंक कोई इशू आना चाहिए, मैं सारे फिक्स कर लिए हैं, हो गया। ठीक है, मेरा कमांड सक्सेसफुली रन हो गया, इसको एक बार हम टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी अगर मैं ये करूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑडिट, तो इट शुड बी ब्लैंक, ब्लैंक है क्योंकि अभी तक मैंने कोई वैल्यू अपडेट ही नहीं करी, बट लेट्स से चोको में सेल्स की वैल्यू अपडेट करने का ट्राई करते हैं, है ना। सबसे पहले चोको किया मैंने, ठीक है, इसको मैंने इसलिए किया ताकि मेरे पास कोई ऑर्डर आईडी आ जाए, मैं इस ऑर्डर आईडी की वैल्यू चेंज करूंगा। ठीक है, तो अपडेट
चोको सेट सेल्स इक्वल्स, लेट्स से मैंने फर्स्ट लिया है, इसमें सेल्स की वैल्यू ऑलरेडी 140 है, इसको मैं 500 कर देता हूँ, ठीक है। वेयर ऑर्डर आईडी इक्वल, जो हमने कॉपी की थी वाली ऑर्डर आईडी दे दी मैंने इसे, कमांड समझ आया, सिंपल कमांड है, जैसे अपडेट कर देते सिंपल वही कमांड है, ठीक है। हमने इसको रन किया, जब मैं पहले रन करता था तो क्या होता था, सिर्फ 1 रो फैक्टोरियल दिखाता था। अब क्योंकि इसको रन करने पे मेरा एक ट्रिगर भी ट्रिगर हो रहा है, इसलिए 1 रो फैक्टोरियल दिखा रहा है, ठीक है। अब मैंने ऑर्डर लॉक के अंदर तो कुछ नहीं डाला, बट मैं जब ऑर्डर लॉक को व्यू करूंगा, अब तो मैं इसको अब व्यू करूंगा, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी, भाई इस ऑर्डर आईडी पे पुरानी वैल्यू ये थी, तुम कर देता हूँ, पुरानी वैल्यू ये थी, नई वैल्यू 500 करी है तुमने, ठीक है। और कब अपडेट हुई है, 27 तारीख को, आज की डेटा पे, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ट्रिगर्स। कंसेप्ट समझ आया हमने क्या किया, कैसे किया, जो हमने बीच में छोटे छोटे वेरिएबल्स के या फिर सूडो टेबल्स के कंसेप्ट पढ़े वो भी समझ आए, है ना, ठीक है। तो ये वाला पार्ट एक बार कर लो, और स्टोर प्रोसीजर के लिए आज फिर टाइम नहीं बचा है, तो इतना ही करते हैं आज, ठीक है। ये वाला कमांड लिख लेना, और गाइस आप लोग भी लिख लो, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, दिख रहा है ना आपको, है ना। तो आप लोग भी लिख लो, जब स्क्रॉल करना हो मेरे को बता देना, फिर नीचे स्क्रॉल भी कर देंगे, ओके। सॉरी, अच्छा हाँ, सौरभ, यू टेल मी कि आप अभी 1 बजे पाइथन की क्लास हम स्टार्ट करेंगे, विजुअलाइजेशन वगैरह वाला हमारा खत्म हो गया था, तो आप ले रहे हो ऑनलाइन क्लास? यस सर, ऑनलाइन ही लूंगा। ठीक है डन, ओके। ओके, ठीक है। आज क्लास के लिए इतना ही है, क्वेरीज वगैरह आपको नोट करनी है, आप नोट कर लो, और आप लीव भी कर सकते हो, ठीक है। हम आज आगे को और कुछ नहीं करते हैं। क्वेरी थोड़ी स्क्रॉल डाउन कर दो। आपने लिखा नहीं है ना अभी? थोड़ी देर वेट करो, अभी ना और बच्चे भी लिख रहे हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ, someone saying something, कॉपी करके भेज दें, ओके, गिव मी अ सेकंड, ओके। ट्रिगर वाली क्वेरी लिख ली पूरी, ओके, ठीक है। इसको तो मैं कॉपी करके भेज रहा हूँ, बाकी ये मैं शो भी कर देता हूँ इसे अच्छे से, ट्रिगर वाली पूरी क्वेरी दिख भी रही है, ठीक है। इसको मैंने कॉपी कर लिया, मैं इसको भेज दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, आई होप आप सबने लिख लिया है ना। तो कैसे लोगे, बाकी मैं कॉपी करके भेजूंगा अभी, अगर आपको ऐसे लेना है आप ले लो, नो इशू, मैं आपको व्हाट्सएप तो कर ही दूंगा इस क्वेरी को, ओके। बाकी रिकॉर्डेड भी आपको मिल ही जाएगा, आपके पास हर एक सोर्स है, चलो ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है, हाँ जी, चलिए फिर आज की क्लास के लिए इतना ही है, ठीक है।
कल हम अपना स्टोर प्रोसीजर्स का टॉपिक है, उसके बारे में बात करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। एंड उसके बाद मेरे 4 टॉपिक शायद से और बचेंगे, मैं बता भी देता हूँ के बाद मेरे को इसका क्या बच जाएगा। अच्छा नहीं, इसके बाद बस मेरे पास 2 टॉपिक और बचेंगे मेरे, विच इज ट्रांजेक्शन एंड नॉर्मलाइजेशन। इसमें से भी जो नॉर्मलाइजेशन है वो तो मेरा पूरा कंसेप्चुअल टॉपिक है, एंड ट्रांजेक्शन है जो मेरा प्रैक्टिकल टॉपिक है, बट वो भी बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, तो टोटल मेरे 3 टॉपिक बचे हैं, स्टोर प्रोसीजर्स, ट्रांजेक्शन एंड नॉर्मलाइजेशन। इसके बाद आपका एसक्यूएल भी खत्म हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली हम ये तीनों टॉपिक कल कर लेंगे, बट अगर कल नहीं कर पाते तो परसों तो कर ही लेंगे। ओके, एंड उसके बाद आपका एसक्यूएल खत्म हो जाएगा। फिर इसी वीक फ्राइडे को, थर्सडे को या फ्राइडे को हम स्टार्ट कर देंगे पावर बीआई। ओके, चलिए आज की क्लास के लिए फिर इतना ही। थैंक यू गाइस। चलिए मैं क्लास एंड करता हूँ फिर। ओके।